साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 कहां पे खेला जाएगा? ब्रिजटाउन बारबाडोस में। अब ब्रिजटाउन बारबाडोस में हम बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड, जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा क्या करना चाहिए? अब देखो, इस वेन्यू पे इस साल T20 वर्ल्ड कप के टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम और 3 बार बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड जीता है। एक मैच सुपर ओवर में गया था, तो उसको ना हम बैटिंग फर्स्ट के कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना कि बैटिंग सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब देखो, उस मैच में क्या हुआ था। नामीबिया ने बैटिंग फर्स्ट किया था एंड ओमान को टारगेट चेज करना था। ओमान बहुत गिरते पड़ते, वो 120 के करीब टारगेट था, जो कि उनसे चेज नहीं हुआ। लास्ट में जाके मैच फंस गया, सुपर ओवर में चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच देख लो। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट किया और वो मैच भी वहां पे सुबह वाला था, ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पे। वहां पे 12 बजे शुरू हुआ था वो मैच, यहाँ पे ये मैच शुरू होगा 10:30 बजे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस मैच के बेसिस पे ना आप इस मैच के पिच को जज कर सकते हैं। अब वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट लिया एंड वो 200 बना गए, 201 टू बी प्रिसाइज। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में आया, 165 तक बना पाया, बहुत कंफर्टेबली तो बैटिंग नहीं कर पाया था सेकेंड इनिंग के अंदर। ध्यान रखिएगा, दिन के मैचेस में ना टारगेट चेस करना उतना आसान नहीं होता। इस वेन्यू पे या फिर किसी भी वेन्यू पे पिच स्लो हो जाता है, सूरज के नीचे पिच थोड़ा सा ड्राई अप होता है, स्पिनर्स गेम में आते हैं, कटर्स वाले बॉलर्स गेम में आते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ वैसा ही दिखने वाला है। हाँ, बारिश का फोरकास्ट है, बारिश थोड़ा बहुत होएगा। 10:30 बजे से मैच शुरू है, ऑलमोस्ट 11:15 से दोपहर के 2 बजे तक 30% रेन फोरकास्ट दिखाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैच पूरा 40 ओवर का ही होएगा और आज ही होएगा, क्योंकि दोपहर के 2 बजे के बाद से वहां पे बहुत ज्यादा बारिश बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं, ताकि अगर बाद में याद ना रहे तो अभी कर लो। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि सिर्फ बारिश का फोरकास्ट देखते हुए अब टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट ले लो, हाई प्रेशर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मैं बोलूंगा बैटिंग फर्स्ट करो, क्योंकि इस वेन्यू पे ना 65% मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं। और जो हाई क्वालिटी मैचेस हुए हैं ना इस साल T20 वर्ल्ड कप में इसी वेन्यू पे, वहां पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैच जीते गए। अब पेसर्स वर्सेस स्पिनर का देख लेते हैं। देखो, इस वेन्यू पे पेसर्स जितना विकेट निकालता है, स्पिनर्स भी ऑलमोस्ट उतना ही विकेट निकालता है, क्योंकि डेफिनेटली पेसर्स के ओवर्स ज्यादा होते हैं, उनके नंबर्स आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दिखेगा। बट स्पिनर्स का रोल भी इस वेन्यू पे ठीक ठाक होने वाला है। हाँ, गुआना जितना उतना बढ़िया ना हो। अगर 10 विकेट इस वेन्यू पे पेसर निकालते हैं, तो 5 विकेट स्पिनर भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, दोनों टीम के लिए पावर प्ले का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक एंड ऑफ द इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता। स्पेशली सेकंड इनिंग में जब आप टारगेट चेस कर रहे हैं, अगर 150 160 वाले टारगेट चेस कर रहे हैं, आपको कोशिश करना होगा पावर प्ले में ही 60-65 रन जोड़ दे। फिर जो बाकी के ओवर्स में ना टारगेट चेस करना बेहतर होता है या फिर आसान हो जाता है, क्योंकि रन्स ज्यादा बाकी नहीं रहते। अगर आप 200 के ऊपर का टारगेट चेस कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता हाई प्रेशर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आपको 200 के ऊपर का कुछ चेस करने को मिलेगा। बाई चांस अगर मिल जाता है, आपको 80 से 85 रन तो मिनिमम पावर प्ले के अंदर जोड़ के रखना ही पड़ेगा। पावर प्ले में जितने रन्स आप बना के रखेंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करें चाहे बैटिंग सेकंड करें, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करना यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल होता है। उसके बाद पिच थोड़ा सा स्लो एंड स्लगिश हो जाता है। अब इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों ऐसे टीम्स हैं जो ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल के आ रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है एंड इंग्लैंड को बीट करके आ रहे हैं। उसके पहले ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं खेले थे, जैसे कि हमने टेलीग्राम पे भी बात किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बट उसके बाद जो ये बैक टू बैक दोनों मैचेस जीत के आ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। दोनों ही मैचेस में टारगेट को डिफेंड करके जीते हैं, ना कि चेस करके। हमें क्या लगता था कि इंडिया का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, टॉप 3 रन्स कर रहे हैं ऐसे करके। बट अभी इंडिया का जो टेम्पलेट बन चुका है ना, बैटिंग फर्स्ट करो टारगेट डिफेंड कर लो, तो ये ज्यादा बेहतर सूट हो रहा है, क्योंकि बॉलिंग इनका चरम सीमा पे है। चाहे बुमराह ले लीजिए, कुलदीप, हार्दिक, अर्शदीप, सभी ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहे। इवन अक्षर पटेल पिछले मैच में चमक गए।
और साउथ अफ्रीका भी पीछे नहीं है, इनका भी बॉलिंग चरम सीमा पे है। मार्को यंसन अभी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, फिर कगिसो रबाडा पिछले 2-3 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, नॉर्किया पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किए हैं, शामशी जब जब खेले हैं 2-3 विकेट निकाले हैं। मेक नो मिस्टेक, केशव महाराज भी जब जब बॉलिंग किए हैं 1 विकेट 2 विकेट, स्पेशली इनका यूज पावर प्ले में एंड मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छे से किया गया है साउथ अफ्रीका टीम के द्वारा। तो बॉलिंग साउथ अफ्रीका टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इनका मसला आएगा इनके बैटिंग में। याद कीजिए नेपाल वाला मैच जहां पे साउथ अफ्रीका मर मर के 120 के करीब रन कर पाया था, मैच फंस गया था, 1 रन से नेपाल के सामने वो जीते थे, नहीं तो वो मैच नेपाल जीत सकता था। बांग्लादेश के सामने वो भी मर मर के वो 135 के करीब कुछ रन किए थे, बांग्लादेश क्लोज आ गया था, सिर्फ 4 रन से साउथ अफ्रीका जीता था। तो ऐसे क्लोज मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं एंड ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं है किसी भी टीम के लिए। आप अगर साउथ अफ्रीका हो, आपके सामने नेपाल 1 रन से मैच हार रहा है, बांग्लादेश 4 रन से मैच हार रहा है, मतलब वो क्लोज आ रहे हैं आपके। तो साउथ अफ्रीका क्लोज मैचेस जीते हैं, यस मैं कहना चाहूंगा, बट एट द सेम टाइम वो बहुत निचले सतह वाले टीम को अपने करीब भी आने दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन तो नहीं है। मतलब इंडिया अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस को जितना कन्विंसिंगली जीते हैं ना, जितना दूर दूर के मार्जिन से जीते हैं, साउथ अफ्रीका उतना ही फंस फंस के जीते हैं, बट जीते हैं जरूर, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आज वो फाइनल खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका का मसला है उनके बैटिंग में। टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक थोड़ा बहुत चले हैं, रीजा हेंड्रिक्स बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं किए हैं इस टूर्नामेंट में, ना ही कैप्टन एडन मार्क्रम एज सच कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाए हैं। अब नंबर 4 पे क्लासन के ऊपर दारोमदार आ जाता है, नीचे डेविड मिलर एंड स्ट्रप्स को फिनिश अच्छे से करना होता है, तो ही जाके ये 160-70 तक जा पाते हैं। अब अगर टॉप ऑर्डर में रीजा हेंड्रिक्स अच्छे से नहीं चल रहे और अगर क्विंटन डिकॉक को भी फंसाना है, सामने अर्शदीप का हथियार है, अर्शदीप विद द न्यू बॉल, यहाँ पे स्विंग भी मिलेगा, तो अब क्या कोशिश करेंगे? क्विंटन डिकॉक जिनके सामने अर्शदीप का मैचअप भी है, 30 बॉल में 3 बार आउट कर चुके हैं, क्यों ना क्विंटन डिकॉक को हम अर्शदीप के सामने फंसाए और उनको जल्दी चलता करें, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स वैसे भी एक वॉकिंग विकेट बन चुके हैं। पिछले मैच को अगर छोड़ दे तो वहां पे तो कोई प्रेशर था ही नहीं ना, अफगानिस्तान के सामने 58 का टारगेट था, रीजा हेंड्रिक्स टिक गए, नहीं तो रीजा हेंड्रिक्स इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। एडन मार्क्रम भी फंस फंस के खेले हैं, वो भी बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस लेके तो नहीं आएंगे। तो ये टॉप 3 में से अगर कोई 2 बंदे, स्पेशली क्विंटन डिकॉक एंड एडन मार्क्रम को अगर हम जल्दी चलता कर दें, तो बिल्कुल हम साउथ अफ्रीका को शुरुआत में ही पकड़ लेंगे। अगर मैं मैचअप के हिसाब से देखूं तो हेनरिक क्लासन का बहुत कोई खास मैचअप नहीं है इन इंडियन स्पिनर्स के सामने। कुलदीप को ये ठीक खेले हैं, अक्षर को ठीक खेले हैं, हार्दिक पांड्या इवन बुमराह को भी ठीक खेले हैं। तो हेनरिक क्लासन को पकड़ना है तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बना के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब तक इन सारे मिडिल ओवर्स वाले बॉलर्स को इंडिया के हेनरिक क्लासन ने बेहतर खेला है। डेविड मिलर 44 का एवरेज रखते हैं इंडिया के सामने, तो बैटिंग सेक्शन में अगर आप डिफरेंशियल प्लेयर लेना चाहते हैं, डेविड मिलर वो काम कर सकते हैं। इवन ट्रिस्टन स्टर्ब्स भी, क्योंकि ट्रिस्टन स्टर्ब्स का भी अगर मैं मैचअप देखूं ना, जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे इंडिया की तरफ से, हार्दिक, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इनके सामने इनका बहुत कोई खास मैचअप नहीं है। तो मुझे लगता है ना इस मैच में तुरुप का इक्का कौन होने वाला है, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टर्ब्स एंड कुछ हद तक हेनरिक क्लासन भी। एंड डेफिनेटली अगर साउथ अफ्रीका को फाइट देना है तो उनके बैटिंग को स्टेप अप करना ही पड़ेगा। अब तक उनका बैटिंग बहुत बुझा बुझा सा परफॉर्मेंस किया है, आज अगर करेंगे तो शायद नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया के पास आ जाते हैं, बैटिंग में भी इनका दमखम है, ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों डिपार्टमेंट में ये चमक रहे हैं। बैटिंग से कौन परफॉर्मेंस कर रहा है? रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में फॉर्म में आ चुके हैं। हाँ, विराट कोहली अब तक नहीं किए हैं। अगेन आज एक बड़ा मैच है, हम उनसे उम्मीद लगाएंगे कि आज विंटेज विराट कोहली हमको दिखे। नंबर 3 पे ऋषभ पंत, यस फ्लैशी खेल रहे हैं, बट अब तक 3 से 4 इनिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। आज देखना पड़ेगा ऋषभ पंत कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि प्लेऑफ्स के मैचेस में, आईसीसी टूर्नामेंट में ऋषभ पंत के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है और साउथ अफ्रीका टीम के सामने ऋषभ पंत का नंबर अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ, जिसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। फिर हार्दिक पांड्या लोअर मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा फिनिश कर रहे हैं। चलो पिछले मैच में कुछ खास फिनिश नहीं कर पाए, आउट हो गए जब 3 ओवर बाकी थे, बट वहां पे अक्षर पटेल एंड जडेजा ने अच्छा फिनिश कर दिया। तो बैटिंग में डेप्थ भी है, एक नहीं करता दूसरा कर जाता है, दूसरा नहीं करता तीसरा कर जाता है। एक दिक्कत जो मुझे लग रहा है ना, शिवम दुबे को स्पिनर्स को अटैक करने के लिए लाया गया था, आज
सामने तबड़े शामशी होंगे जो कि अच्छे रिदम में है, केशव महाराज होंगे, उनके सामने खेलना बहुत आसान नहीं होएगा। प्लस शिवम दुबे का पैर नहीं चल रहा, बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं पिच के ऊपर। पता नहीं, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर इंडिया के बैटिंग में मुझे बहुत ज्यादा कोई खामी लग रहा है ना, तो ये शिवम दुबे का इंक्लूजन है नंबर 5 या नंबर 6 पे। अब शिवम दुबे स्पिन को तो खेल ही नहीं पा रहे, ये पेस के सामने भी फंसते हैं। आज सामने कौन होंगे? कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्किया। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगेन ये पेस बॉलिंग के सामने, मतलब इतना एक्सप्रेस पेस बॉलिंग के सामने शिवम दुबे कुछ कर भी पाएंगे? बॉलिंग से देख लीजिए, बुमराह तो अच्छा कर ही लेते हैं, उनके साथ कुलदीप पिछले मैच में एंड पूरे टूर्नामेंट में जब जब खेले हैं बहुत अच्छा किए हैं। अक्षर पटेल इकोनॉमिकल रहते हैं या फिर विकेट लेके जाते हैं, पिछले मैच में 3 विकेट लेके लिए। अर्शदीप विद द न्यू बॉल सक्सेसफुल होते ही होते हैं ज्यादातर मैचेस में। हार्दिक मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में आके अच्छा कर रहे हैं। तो इनका बॉलिंग भी कॉम्पैक्ट है, बैटिंग से भी बहुत सारे परफॉर्मर्स निकल के आए हैं। तो इंडिया टीम काफी स्टेबल एंड सॉलिड लग रहा है। अगर इंडिया टीम को फंसाना है तो साउथ अफ्रीका का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? विद द न्यू बॉल क्या ये केशव महाराज को यूज कर सकते हैं? हाँ, मार्को यानसन लेफ्ट आर्म पेस का एंगल, और हम सबको पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेस के सामने फंसते हैं। बट मिचेल स्टार्क पिछले मैच में, मतलब पिछले से पिछले वाले मैच में बहुत खास इफेक्टिव नहीं हो पाए। रोहित शर्मा ने उनको धो दिया। अब विराट कोहली थोड़ा सा फंस तो रहे हैं, तो क्या मार्को यानसन इनको फंसा सकते हैं? अब पिछला मैच देख लीजिए इंग्लैंड के सामने, रीस टॉपले ठीक है, उनको शुरुआत में स्विंग नहीं मिला, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं साबित हुए हैं जब ये विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के सामने बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, विराट कोहली का विकेट वही लेके गए, बट वही बात है कि शुरुआत में अगर स्विंग मिलेगा तो मार्को यानसन थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, जो कि पहले भी हुए हैं। अब नहीं अगर उनको स्विंग मिलाना तो मार्को यानसन को मार भी पड़ सकता है। फिर उस टाइम पे कगिसो रबाडा जो विद द न्यू बॉल काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, एंड केशव महाराज को लाना बहुत जरूरी है। सामने रोहित शर्मा राइट हैंड बैटर, विराट कोहली राइट हैंड बैटर, केशव महाराज अच्छे लाइन एंड लेंथ से डालते हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर डॉट बॉल्स होएगा तो फिर वो अजीबोगरीब शॉट ट्राई करेंगे, वहां से एनरिक नॉर्किया, रबाडा या फिर मार्को यानसन को विकेट मिल सकता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, स्पिन के सामने ना इंडियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम ही होता है, स्पेशली विराट कोहली का एंड रोहित शर्मा का। ऐसे करके विराट कोहली का स्ट्राइक रेट स्पिन के सामने इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत कम रहा है। अब वो ज्यादा अगर डॉट बॉल खेलेंगे, रोहित शर्मा को और ज्यादा अटैकिंग अप्रोच पे जाना पड़ेगा, वहां पे रोहित शर्मा का भी विकेट गिर सकता है। ऋषभ पंत को अगर फंसाना है तो एनरिक नॉर्किया से क्या आप उनको फंसा सकते हैं? एनरिक नॉर्किया के पास एक्सप्रेस पेस है। ऋषभ पंत अगर उनको फ्लैशी खेलने गए, मिस टाइम शॉट होगा, वहां पे बॉल सीधा खड़ा होने के चांसेस है, मतलब सर्कल के अंदर ही आउट होने के चांसेस है, या फिर एज वगैरह लग के कीपर के हाथ में आउट होने के चांसेस है। सूर्य कुमार यादव को कैसे फंसा सकते हैं? बॉडी से बॉल को बाहर जितना रखेंगे ना, सूर्य कुमार यादव के मिस टाइम शॉट लगने के चांसेस ज्यादा है। चाहे वो कवर के ऊपर से खेलने जाए, वहां पे एज लगे, जैसे कि मिचेल स्टार्क ने फंसाया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। और अगर आप उनके बॉडी के अंदर बॉल को फेंकोगे, वो सीधा मारेंगे एक स्कूप ऐसे करके, फाइन लेग के ऊपर से छक्का जाएगा। तो बॉडी के अंदर आप सूर्य कुमार यादव को जितना बॉल देंगे, मतलब बॉडी के तरफ, उनके लिए खेलना आसान हो जाता है। जितना बॉडी से बॉल को बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे, वाइड लाइन यॉर्कर ट्राई करेंगे ऐसे करके, तो उनके लिए काम थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। बॉडी बैलेंस बिगड़ता है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, और वहां पे मिसटाइम्ड शॉट लगने के चांसेस ज्यादा है। तो सूर्य कुमार यादव को अगर जल्दी चलता करना है, उनके बॉडी से कॉन्स्टेंटली आपको बॉल दूर ही रखना है। हार्दिक पांड्या का एज सच कोई मैचअप नहीं है। अगर आप रबाडा से इनको फंसाना चाहे, हाँ थोड़ा सा मैचअप रबाडा के सामने है। हार्ड लेंथ पे अगर आप बॉलिंग करेंगे और बाहर के तरफ इनको खेलने को फोर्स करेंगे, तो मिस टाइम शॉट होने के इनके भी चांसेस हैं, और ये आते ही है डेथ ओवर्स के करीब, जहां पे मारना बहुत जरूरी होता है। बैक टू बैक हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कीजिए और इनको फोर्स कीजिए कि ऑफ साइड के तरफ ये छक्का मारने को देखे, ना कि लेग साइड पे आप कोई भी बॉल इनको फ्री भी दे दे। अगर हम बात करेंगे फैंटेसी कॉम्बिनेशन के बारे में, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने क्विंटन डिकॉक को रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि इंडिया के सामने इनका एवरेज 43 का है। तो फिलहाल मैंने इनको बैक किया है। सामने अर्शदीप का खतरा जरूर से होगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज, इंडिया के पास कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, तो क्विंटन डिकॉक या डेविड मिलर को अगर आउट करना है, ज्यादातर आप कोशिश करेंगे कि अर्शदीप से ही आउट किया जाए, स्पेशली विद द न्यू बॉल। क्विंटन डिकॉक को, डेविड मिलर को चलो कुलदीप यादव देख लेंगे, उनका ओरिजिनल जो एंगल है ना, वो डेविड मिलर के बॉडी से बॉल को बाहर ही लेके जाएंगे, क्योंकि वो चाइनामैन स्पिनर।
तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक मेरे फिलहाल के लिए चॉइस है। रीसेंट फॉर्म को देखते हुए आप हेनरिक क्लासन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई खास मैचअप मुझे मिला नहीं। अगर कुलदीप यादव बहुत कोई बेहतरीन डिलीवरी सामने कर गए या फिर अक्षर पटेल उनको फंसा गए, हो सकता है, बट अभी तक उनका बहुत कोई खास मैचअप मुझे मिला नहीं है। तो अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, हेनरिक क्लासन कैन बी द मैन इन द फाइनल, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए रन्स करके देगा। ऋषभ पंत को मैंने क्यों नहीं लिया है? मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। पिछले 2-3 मैचेस में अगर मैं देखूं ना, ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा बुझे बुझे से खेल रहे हैं। जो पहले ये पाकिस्तान वाला इनिंग ले लीजिए या फिर उस रीजन पे ये जितने भी इनिंग खेले थे ना, बहुत ही स्लैशी खेल रहे हैं, बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैटिंग कर रहे थे, बट अभी बहुत ही बुझे बुझे से खेल रहे हैं। पता नहीं रोहित शर्मा जब से फॉर्म में आए हैं, ऋषभ पंत का फॉर्म कुछ अजीबोगरीब हो गया है। और साउथ अफ्रीका के सामने ऋषभ पंत के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, इसीलिए मैंने ऋषभ पंत को नहीं रखा है। हाँ, ये ऋषभ पंत आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ ऋषभ पंत को रखना, तो मैंने जो बॉलिंग सेक्शन एंड ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर लिया है ना, उनकी जगह किसी एक को छोड़ के आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने 2 ही बंदे को प्रेफर किया है, एक रोहित शर्मा, दूसरा है सूर्य कुमार यादव। दोनों इन फॉर्म है, दोनों इंडिया की तरफ से है और इन दोनों को मैंने रखा है। बैटिंग सेक्शन में डिफरेंशियल आपके सामने 2 नाम है। कौन? डेविड मिलर, जो 44 का एवरेज रखते हैं इंडिया के सामने, और ट्रिस्टन स्टब्स तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, बोथ साउथ अफ्रीका के लिए भी और आपके लिए फैंटेसी टीम में भी। दोस्तों, यहां तक वीडियो में जो जो बात मैंने कहा है, जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वीडियो को आप समय दे रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आप देख ही सकते हैं, हमने एडन मार्करम को ट्राई किया है। क्यों ट्राई किया है? सामने ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैटर, शिवम दुबे लेफ्ट हैंड बैटर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, 4 लेफ्ट हैंड बैटर। बट अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा काफी लेट बैटिंग करने आएंगे, तब शायद एडन मार्करम बॉलिंग ना करे। पर ऋषभ पंत, शिवम दुबे के सामने ये 1 से 2 ओवर डाल सकते हैं। प्लस ये इंडिया के सामने जब भी बैटिंग करते हैं ना, ये 25-30 रन तो बना के ही जाते हैं। अगर मैं स्टैट देखूं, नंबर्स देखूं उस तरीके से, तो मैं इनको बैक कर रहा हूं। बड़ा मैच है, फाइनल है, और कैप्टन जो है स्टेप अप करना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस से, बोथ विद बैट एंड बॉल। तो एडन मार्करम मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से ले लिया है। अक्षर पटेल पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद बोथ बैट एंड बॉल से परफॉर्मेंस देते हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, हमारे फैंटेसी टीम में कैप्टन भी होंगे। 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर लेते हैं, प्लस नंबर 5 से 6 तक बैटिंग कर लेते हैं। क्या ही चाहिए, अच्छे फॉर्म में भी है। अब बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। कगिसो रबाडा एंड केशव महाराज, ये दोनों मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से रखा है। साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज को रखने का एक ही कारण है, मैंने विराट कोहली को नहीं लिया है। एंड मिडिल ओवर्स में इक्का दुक्का बैटर मैंने छोड़ा है, तो केशव महाराज मुझे लगता है 1 आधा विकेट भी ले जाएंगे, प्लस ये बैटिंग भी कर लेते। अगर 15-20 रन भी कर देंगे, अगर साउथ अफ्रीका का उतना तक बैटिंग आ गया, इनके लिए काम आसान हो जाएगा और हमारे लिए फैंटेसी टीम में बेहतरी हो जाएगा। ठीक है, तो केशव महाराज को उसी लॉजिक से रखा है। अगर केशव महाराज को नहीं लेना, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप जा सकते हैं एनरिक नॉर्किया के साथ, जो कि अच्छे रिदम में है पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि एनरिक नॉर्किया का जो एक्स्ट्रा पेस है ना, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पिच के ऊपर इंडिया के बैटर्स को फेवर ही करेगा, ना कि नुकसान करेगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपने मार्को यंसन को क्यों नहीं लिया? देखो, जिस तरीके से इंडियन बैटर्स मिचेल स्टार्क एंड रीस टॉपली को पिछले दोनों मैचेस में खेले हैं, मार्को यंसन से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा इस मैच में कि 3-4 विकेट एक साथ ही लेके जाएंगे शुरुआत में। शायद वैसा ना हो, ये अफगानिस्तान का टीम नहीं है। फिर इंडिया की तरफ से मैंने अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड कुलदीप यादव, ये 3 बॉलर को बॉलिंग सेक्शन से ले लिया है, जिनमें से बुमराह मेरे वाइस कैप्टन है। तो डेफिनेटली ये 3 बॉलर तो अच्छे रिदम में है ही, अच्छे फॉर्म में है ही, तो मैंने रख लिया है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने अर्शदीप को लिया एंड क्विंटन डिकॉक को लिया, दोनों को एक साथ एक ही टीम में रखने का क्या फायदा? बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में यही चल रहा है। तो अगर आप अर्शदीप को ले रहे हो, शायद आप क्विंटन डिकॉक की जगह हेनरिक क्लासन को ट्राई करने को देखो, या फिर ऋषभ पंत को ले लो विकेट कीपिंग सेक्शन में, वो भी हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ, फाइनल अपडेट में टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।